नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं। अधिकार। जी। हम अक्सर सुनते हैं वोट देने का अधिकार, अपनी पार्टी बनाने का अधिकार, लेकिन आजकल ना कुछ नई बातें भी सामने आ रही हैं। जैसे? जैसे सूचना का अधिकार या फिर साफ हवा, साफ पानी का अधिकार। यहाँ तक कि बच्चों के और हाँ, पशुओं के अधिकारों की भी बात होती है। बिल्कुल। तो ये सब है क्या? अधिकार मतलब क्या? कहाँ से आए ये सब विचार? और ये इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अधिकार अगर बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का दावा है, एक हकदारी। दावा। हाँ, ऐसा दावा जिसका कोई आधार हो, जिसे सही ठहराया जा सके। ये हमें बताता है कि भई एक नागरिक होने के नाते या सिर्फ एक इंसान होने के नाते हमें क्या मिलना चाहिए। अच्छा। पर हर इच्छा अधिकार नहीं बन जाती है ना? हाँ, ये तो है। जैसे जैसे मान लीजिए स्कूल में अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की इच्छा हो या देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर घूमने की, ये इच्छाएं हो सकती हैं पर ये अधिकार नहीं है। तो फिर अधिकार क्या है? अधिकार वो दावे हैं जिन्हें समाज एक तरह से जायज मानता है, जिन्हें लगता है कि हाँ ये मांग सही है, इसे मान्यता मिलनी चाहिए। तो फिर ये कैसे तय होता है? मतलब कौन सी इच्छा अधिकार है और कौन सी नहीं? इसका कोई पैमाना है? हाँ, इसका सीधा ताल्लुक है सम्मान और गरिमा से, डिग्निटी जिसे कहते हैं। सम्मान और गरिमा? जी। अधिकार उन बुनियादी चीजों से जुड़े हैं जो हमें एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए चाहिए। कोई उदाहरण देंगी? बिल्कुल। जैसे आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड। हम्म। अब ये सिर्फ पैसे कमाने का अधिकार नहीं है, ये हमें आर्थिक स्वतंत्रता देता है। और जब इंसान आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, वो अपनी गरिमा महसूस करता है। सही बात है। पेट भरा हो, जरूरतें पूरी हो, तभी तो इंसान कुछ और सोच पाता है। बिल्कुल। तभी वो अपनी कला में हुनर, अपनी रचनात्मकता के बारे में सोच सकता है। और जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो भी इसी गरिमा से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। क्योंकि ये हमें मौका देता है अपनी सोच को, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने का, चाहे वो लिखने के जरिए हो, बोलने के, गाने के या किसी और कला के रूप में। हम्म। और लोकतंत्र के लिए तो ये समझिए रीढ़ की हड्डी है। हाँ, वो तो है। अपनी राय खुलकर रख पाना, सरकार से सवाल पूछ पाना, ये सब इसी आजादी से तो मुमकिन है। इसीलिए आजीविका या अभिव्यक्ति जैसे अधिकार सार्वभौमिक माने जाते हैं। सार्वभौमिक मतलब? यूनिवर्सल, यानी ये सबके लिए जरूरी है, हर इंसान के लिए। तो मतलब ये हुआ कि अधिकार सिर्फ मांगे नहीं है, बल्कि ये हमारे विकास के लिए, हमारी बेहतरी के लिए जरूरी शर्तें हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अधिकारों का एक और मजबूत आधार यही है कि ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हमारी प्रतिभा को, हमारे पोटेंशियल को निखारने के लिए अनिवार्य है। जैसे? जैसे शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। हाँ। शिक्षा क्या करती है? वो हमारी तर्क शक्ति बढ़ाती है, हमें सोचने समझने के काबिल बनाती है, हमें हुनर सिखाती है ताकि हम जिंदगी में बेहतर चुनाव कर सकें। इसीलिए शिक्षा को भी एक सार्वभौमिक अधिकार माना गया है। लेकिन अ, फिर भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर वो काम करने की आज़ादी अधिकार बन जाए जो हमें अच्छा लगता हो, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे अगर कोई कहे कि भाई नशा करना मेरा अधिकार है। नहीं, यहाँ ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो गतिविधियां, जो काम हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए साफ तौर पर नुकसानदेह हैं, उन्हें अधिकार नहीं माना जा सकता। अच्छा। जैसे आपने नशीली दवाओं की बात की, अब रिसर्च ये साफ बताती है कि ये सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। ये न सिर्फ हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारे रिश्तों पर भी बुरा असर डालती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये दावा नहीं किया जा सकता कि नशा करने का अधिकार होना चाहिए। इसी तरह धूम्रपान है, स्मोकिंग, वो न सिर्फ पीने वाले के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आसपास के लोगों, पैसिव स्मोकर्स की सेहत को भी खराब करता है। तो इसे अधिकार कैसे मान सकते हैं? ये बात तो समझ आ गई कि अधिकार क्या हैं और क्यों जरूरी हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये अधिकारों का जो विचार है, ये आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से था? देखिए, इसका जो आधुनिक रूप हम आज देखते हैं, वो करीब 17वीं 18वीं सदी में उभरना शुरू हुआ। अच्छा। उस वक्त के जो राजनीतिक विचारक थे, फिलोसोफर्स थे, उनका मानना था कि कुछ अधिकार हमें कुदरत से या कह लीजिए ईश्वर से मिले हैं। कुदरत या ईश्वर से? हाँ, इन्हें प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स कहा गया।
जैसे जीने का अधिकार, आजाद रहने का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार। माना जाता था कि ये अधिकार जन्म से मिलते हैं और इन्हें कोई छीन नहीं सकता, कोई राजा या सरकार भी नहीं। ये तो जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात रही होगी, एक क्रांतिकारी विचार। बहुत ज्यादा। आप सोचिए, उस समय राजाओं का शासन होता था, उनकी मर्जी ही कानून होती थी। ऐसे में ये कहना कि कुछ अधिकार राजा से भी ऊपर है, ये बहुत हिम्मत की बात थी। हाँ। और उस प्राकृतिक अधिकार के विचार ने आम लोगों को एक नैतिक बल दिया। उन्हें हिम्मत मिली कि वो शासकों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा सकें, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें। ये एक तरह से सत्ता पर लगाम लगाने का तरीका बन गया। और आज की क्या स्थिति है? क्या आज भी हम इन्हें प्राकृतिक या ईश्वर का दिया हुआ मानते हैं? आज प्राकृतिक अधिकार शब्द का इस्तेमाल कम होता है। उसकी जगह मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स शब्द ज्यादा चलन में है। ह्यूमन राइट्स। इसकी वजह ये है कि आज की दुनिया में ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है कि अधिकार हमें प्रकृति ने या ईश्वर में दिए हैं। मतलब ये विचार अब उतना स्वीकार्य नहीं है। तो फिर आज क्या माना जाता है? आज अधिकारों को ऐसी गारंटी के तौर पर देखा जाता है जिन्हें हम इंसानों ने खुद एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए पहचाना है, विकसित किया है। अच्छा, यानी ये हमारी अपनी समझ और जरूरत से उपजे हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे जो मूल सोच है, जो बुनियादी मान्यता है, वो ये है कि हर इंसान सिर्फ इसलिए कि वो इंसान है, कुछ खास चीजों का हकदार है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, विशिष्ट है, सबका बराबर महत्व है। कोई भी इंसान किसी दूसरे का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। सही बात है। सबको आजादी से जीने का, अपनी क्षमता को पूरी तरह विकसित करने का, अपनी प्रतिभा को साकार करने का बराबर मौका मिलना चाहिए। और यही सोच है जो नस्ल, जाति, धर्म, लिंग या किसी और आधार पर होने वाले भेदभाव को चुनौती देती है। क्या इसी सोच को फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसी समझ पर, इसी बुनियाद पर 1948 में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र बना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR। UDHR, हाँ, सुना है इसके बारे में। ये घोषणा पत्र उन सभी दावों को, उन अधिकारों को वैश्विक मान्यता देता है जिन्हें दुनिया भर के देश इंसानी गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए जरूरी मानते हैं। और इसका असर क्या हुआ इस जमीनी हकीकत पर? क्या इससे कुछ बदला? असर तो हुआ है और बहुत गहरा हुआ है। देखिए, दुनिया भर में जो लोग भेदभाव झेल रहे हैं, दमन का शिकार हैं, वो इस मानवाधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वो उन कानूनों को, उन सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती देते हैं जो उन्हें अलग थलग करती हैं या उन्हें बराबरी के मौके नहीं देती। दास प्रथा का खत्म होना, गुलामी का उन्मूलन इसी संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। हालांकि ये भी सच है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी दुनिया में कई समुदाय हैं, कई समूह हैं जो मानवता की परिभाषा में खुद को शामिल करवाने के लिए अपने मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई अभी जारी है। क्या समय के साथ ये अधिकारों की लिस्ट बड़ी भी है? मतलब क्या नए तरह के अधिकार भी सामने आए हैं? हाँ, बिल्कुल बड़ी है। जैसे जैसे हमारा समाज बदला है, नई चुनौतियां, नए खतरे सामने आए हैं, वैसे वैसे नए अधिकारों की मांग भी उठी है। जैसे कि? जैसे आज हम पर्यावरण को लेकर कितने चिंतित हैं, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन। हाँ, बहुत ज्यादा। तो इसी चिंता से साफ हवा का अधिकार, शुद्ध पानी का अधिकार, टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अधिकार, इन सब की मांग पैदा हुई है। अच्छा। इसी तरह जब हम युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को देखते हैं, उनकी बुरी हालत देखते हैं, तो आजीविका के अधिकार की मांग उठती है। बच्चों के अधिकारों की बात होती है कि उन्हें सुरक्षित माहौल मिले, शिक्षा मिले। तो ये नई मांगे भी एक तरह से मानवीय गरिमा से ही जुड़ी हैं। अगर किसी की गरिमा का हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ एक नैतिक गुस्सा जाहिर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मांगे दरअसल मानवीय गरिमा के उल्लंघन के प्रति हमारा नैतिक आक्रोश है, एक तरह का मॉरल आउटरेज। ये एक पुकार है कि हम सब मिलकर इन अधिकारों को सुनिश्चित करें। मुझे 18वीं सदी के एक जर्मन दार्शनिक थे, इमैनुएल कांट, उनकी बात याद आती है। कांट, हाँ, उनका नाम सुना है। कांट ने मानवीय गरिमा पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। कीमत या गरिमा? हाँ, जिसकी कीमत होती है उसे किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है, उसकी जगह कोई और चीज रखी जा सकती है। पर जिसकी गरिमा होती है वो अनमोल है,
उसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, उसे किसी चीज से बदला नहीं जा सकता। और कांट के हिसाब से इंसानों की गरिमा होती है। बिल्कुल, कांट का मानना था कि हर इंसान की गरिमा होती है और इसीलिए हमें हर इंसान के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। उसे कभी भी सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के साधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे वो इंसान गरीब हो, पढ़ा लिखा ना हो या कमजोर हो। चाहे कुछ भी हो, वो इंसान है और इसीलिए वो सम्मान का हकदार है। कांट की ये सोच उन लोगों के लिए बहुत बड़ी ताकत बनी जो सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभावों के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने मानवाधिकारों की मांग कर रहे थे। मानवाधिकारों की ये नैतिक अपील तो बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये नैतिक अपील काफी है? क्या इन्हें लागू करवाने के लिए, हकीकत बनाने के लिए कानून और सरकार की जरूरत नहीं पड़ती? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, नैतिक बल अपनी जगह बहुत जरूरी है, वो एक आधार देता है, लेकिन अधिकारों को असलियत में बदलने के लिए, उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कानून और सरकार का समर्थन बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए अधिकारों को कानूनी मान्यता मिलना, लीगल रिकॉग्निशन मिलना बहुत अहम हो जाता है। जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। हाँ बिल्कुल, जब अधिकार देश के संविधान का हिस्सा बन जाते हैं तो उन्हें खास तरह का दर्जा मिल जाता है। खास दर्जा? हाँ, क्योंकि संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होता है, सुप्रीम लॉ। और अगर कोई अधिकार संविधान में लिखा है तो देश के बाकी सभी कानूनों को, सरकार की सभी नीतियों को उसका सम्मान करना ही पड़ता है। इन्हें ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अच्छा। और अक्सर संविधान में वही अधिकार शामिल किए जाते हैं जिन्हें समाज सबसे बुनियादी, सबसे महत्वपूर्ण मानता है। कभी-कभी देश के खास सामाजिक हालात को देखते हुए भी कुछ अधिकार जोड़े जाते हैं। जैसे भारत के संविधान में छुआछूत, अस्पृश्यता पर पाबंदी लगाई गई है। ये हमारे समाज की एक खास ऐतिहासिक बुराई को खत्म करने के लिए जोड़ा गया प्रावधान है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अधिकार बस वही हैं जो कानून में लिख दिए गए, उसके बाहर कुछ नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानूनी मान्यता अधिकारों को निश्चित रूप से ताकत देती है, एक गारंटी देती है, लेकिन अधिकारों का दायरा कानून की किताबों से कहीं ज्यादा बड़ा है और ये लगातार विकसित हो रहा है। अच्छा। समाज की सोच बदलती है, नई जरूरतें पैदा होती हैं और नए दावे अधिकार के रूप में सामने आते रहते हैं, जिन्हें शायद अभी कानूनी मान्यता ना मिली हो, पर समाज उन्हें जरूरी मानने लगता है। और ज्यादातर अधिकार जो है वो असल में राज्य यानी स्टेट, सरकार से किए जाने वाले दावे होते हैं। राज्य से दावे, इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझाएंगी? मतलब ये कि जब हम कहते हैं कि हमें शिक्षा का अधिकार है तो हम असल में ये मांग किससे कर रहे हैं? सरकार से। हाँ, राज्य से, सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि वो स्कूलों का इंतजाम करे, टीचर रखे, शिक्षा की पूरी व्यवस्था करे। हाँ, समाज के दूसरे लोग या कोई ग्रुप वो मदद कर सकते हैं, वो भी स्कूल खोल सकते हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं, पर जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो राज्य की ही बनती है। राज्य को ही ये सुनिश्चित करना होता है कि हमें हमारा अधिकार मिले। तो ये अधिकार फिर राज्य पर, सरकार पर क्या जिम्मेदारियां डालते हैं? राज्य को क्या क्या करना पड़ता है इन अधिकारों को पूरा करने के लिए? अधिकार राज्य पर कानूनी जिम्मेदारियां डालते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस, कि राज्य को कुछ खास तरीकों से काम करना होगा। हर अधिकार राज्य को दो तरह की बातें बताता है, एक उसे क्या करना है और दूसरा उसे क्या नहीं करना है। अच्छा, क्या करना है और क्या नहीं करना है? हाँ, जैसे जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये राज्य को मजबूर करता है कि वो ऐसे कानून बनाए जो हमें दूसरों के हमले से, नुकसान से बचाएं, और अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे सजा दें। और अगर समाज ये मानता है कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेते रहना नहीं है, बल्कि एक अच्छी गरिमापूर्ण जिंदगी जीना है, तो फिर राज्य से ये उम्मीद की जाती है कि वो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे, साफ पर्यावरण सुनिश्चित करे, ऐसी नीतियां बनाए। ये तो हुई बात कि राज्य को क्या करना है। आपने कहा कि अधिकार ये भी बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना है। हाँ, और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अधिकार दरअसल राज्य की शक्ति पर, सरकार की ताकत पर अंकुश लगाते हैं, लिमिट्स लगाते हैं। कैसे? जैसे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार,
राइट टू लिबर्टी। ये अधिकार कहता है कि राज्य मुझे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है तो उसे वजह बतानी होगी, उसे शायद गिरफ्तारी का वारंट दिखाना होगा, उसे एक तय समय के अंदर मुझे अदालत के सामने पेश करना होगा। अच्छा। तो इस तरह से अधिकार ये पक्का करते हैं कि राज्य अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल न करे और व्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करे। यानी राज्य या सरकार सर्वशक्तिमान नहीं है, उस पर भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ अंकुश हैं। बिल्कुल, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, जनता के भले के लिए है। सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं। सरकारों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कानून और सत्ता जो उन्हें मिली है वो लोगों की भलाई के लिए है, न कि लोगों का दमन करने के लिए। अब अगर हम अधिकारों के प्रकारों पर आएं, तो मोटे तौर पर कौन-कौन से मुख्य अधिकार माने जाते हैं? इन्हें मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। अच्छा। पहला है राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स। जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने या किसी पार्टी में शामिल होने का अधिकार, कानून के सामने सबकी बराबरी का अधिकार। इनमें नागरिक स्वतंत्रताएं भी शामिल हैं, सिविल लिबर्टीज, जैसे अपनी बात कहने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की आज़ादी, निष्पक्ष कानूनी सुनवाई का अधिकार। ये सब मिलकर लोकतंत्र की बुनियाद बनाते हैं। ठीक है। इनका मकसद यही है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहे और देश के फैसलों में आम लोगों की भी भागीदारी हो। ये हुए राजनीतिक अधिकार। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी कैटेगरी है आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स। आर्थिक अधिकार? हाँ, देखिए, राजनीतिक अधिकार अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, पर वो तभी सही मायने में इस्तेमाल हो पाते हैं जब इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी हों। मतलब जब पेट भरा हो, सिर पर छत हो, तन पर कपड़ा हो। आप सोचिए, जो इंसान रोज 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, क्या उसके लिए वोट देने का अधिकार उतनी अहमियत रखेगा? शायद नहीं। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए अब ज्यादातर लोकतांत्रिक समाज आर्थिक अधिकारों पर भी जोर दे रहे हैं, जैसे काम पाने का अधिकार, काम के बदले सही मजदूरी मिलने का अधिकार, काम करने की जगह पर अच्छी और सुरक्षित स्थितियां होने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। क्या भारत में इसका कोई उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, वो इसी दिशा में कदम है, जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देता है। अच्छा, ये हो गए राजनीतिक और आर्थिक अधिकार। और तीसरा प्रकार? तीसरा है सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइट्स। सांस्कृतिक अधिकार, इसमें क्या आता है? इसमें आता है अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए अपनी संस्थाएं बनाने का अधिकार। ये अधिकार भी अब बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी पहचान को, हमारी विविधता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। दुनिया में इतनी अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, उन सबको बचाए रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से समय के साथ अधिकारों की ये सूची लगातार बढ़ती रही है, ताकि इंसान की ज़िंदगी को हर पहलू से बेहतर और ज़्यादा गरिमापूर्ण बनाया जा सके। ये तो हमने अधिकारों की बात समझ ली, वो क्या हैं, कहाँ से आए, कितने प्रकार के हैं, राज्य की क्या भूमिका है। लेकिन क्या इन अधिकारों के साथ हमारी यानी नागरिकों की कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़ी हैं। और ये सिक्के का दूसरा पहलू है जो उतना ही ज़रूरी है। अधिकार सिर्फ राज्य पर ही जिम्मेदारियां नहीं डालते, वो हम सब पर यानी नागरिकों पर भी कुछ जिम्मेदारियां डालते हैं। अच्छा, किस तरह की जिम्मेदारियां हैं ये? देखिए, कई तरह की हैं। पहली और शायद सबसे अहम जिम्मेदारी है दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। दूसरों के अधिकारों का सम्मान? जी, अगर मुझे अपनी बात कहने की आज़ादी चाहिए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों को भी उनकी बात कहने की आज़ादी दूं, भले ही मैं उनकी बात से सहमत ना हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी निजी जिंदगी में मेरी पसंद नापसंद में कोई दखल ना दे, तो मुझे भी दूसरों की प्राइवेसी का, उनकी पसंद का सम्मान करना होगा। सही बात है। मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकता कि उससे किसी और के अधिकार का हनन हो। एक तरह से मेरे अधिकार वहीं खत्म हो जाते हैं जहां से किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं। यानी अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। बिल्कुल, ये हमारी दूसरी जिम्मेदारी है, अधिकारों को संतुलित करना, बैलेंस करना।
कई बार ऐसा होता है कि दो सही अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। जैसे मान लीजिए प्रेस की आज़ादी है, पत्रकारों को खबर छापने, तस्वीरें लेने की आज़ादी है, ये एक ज़रूरी अधिकार है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ हर व्यक्ति को अपनी निजता का, प्राइवेसी का भी अधिकार है। अब अगर कोई पत्रकार किसी की निजी जिंदगी की तस्वीरें बिना उसकी इजाज़त के लेकर छाप दे, तो यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी और निजता के अधिकार में टकराव हो गया। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में हमें संतुलन साधना पड़ता है। देखना पड़ता है कि कहाँ एक अधिकार की सीमा खत्म हो रही है और दूसरे की शुरू। ये हमेशा आसान नहीं होता, पर यह ज़रूरी है। तीसरी जिम्मेदारी है आम भलाई का, सार्वजनिक हित का ध्यान रखना, कॉमन गुड जिसे कहते हैं। आम भलाई? हाँ, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। हमें हवा को, पानी को साफ रखना होगा, हमें पेड़ लगाने होंगे, प्रदूषण कम करना होगा, संसाधनों का सही इस्तेमाल करना होगा। ये न सिर्फ हमारे अपने लिए जरूरी है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। उनका भी तो एक साफ सुथरी सुरक्षित दुनिया पर हक है ना। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा है जी। और एक चौथी जिम्मेदारी भी है जो आज के समय में बहुत अहम हो गई है। वो क्या है? वो है अपने अधिकारों पर लगने वाली पाबंदियों के प्रति सजग रहना, चौकस रहना, विजिलेंट रहना। पाबंदियों के प्रति चौकस मतलब ये कि आजकल हम अक्सर सुनते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर कुछ अंकुश लगाने की बात होती है। हाँ, ये तो होता है। अब देखिए, सुरक्षा जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें बहुत ध्यान से ये देखना होगा कि कहीं सुरक्षा के नाम पर हमारे बुनियादी अधिकारी तो खत्म नहीं किए जा रहे हैं। ये तो बहुत ही नाजुक संतुलन है, सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच। हाँ, बहुत नाजुक। और हमेशा ये खतरा बना रहता है कि सरकारें सुरक्षा का बहाना बनाकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करने लगें। कहीं ऐसा ना हो कि विरोध की हर आवाज को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर दबा दिया जाए। इसलिए नागरिकों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये सवाल पूछना जरूरी है कि जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, क्या वो वाकई जरूरी हैं? क्या उनका मकसद सही है? क्या वो जरूरत से ज्यादा तो नहीं है? हाँ, ये सवाल तो पूछने ही चाहिए। बिल्कुल। क्या सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेना या लोगों की निजी बातचीत को सुनना सही है? जिसे गिरफ्तार किया गया है, क्या उसे कानूनी मदद मिल रही है? क्या उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है? ये सब देखना नागरिकों की जिम्मेदारी है। अधिकारों की रक्षा के लिए ये सतर्कता बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, अधिकार ही लोकतांत्रिक समाज की जान है, उसकी नींव है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार मैं ये समझ रहा हूँ कि अधिकार असल में सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए जरूरी दावे हैं। ये सिर्फ हमें जन्म से नहीं मिल जाते, बल्कि समाज इन्हें पहचानता है, विकसित करता है और कानून इन्हें मान्यता और सुरक्षा देता है। बिल्कुल। और ये अधिकार राज्य पर, सरकार पर कुछ करने और कुछ न करने की जिम्मेदारियां डालते हैं, उसकी शक्ति को सीमित करते हैं। हाँ, और साथ ही ये हम नागरिकों पर भी जिम्मेदारियां डालते हैं कि हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें, सार्वजनिक हित का ध्यान रखें, अधिकारों में संतुलन बनाएं और सबसे जरूरी, अपने अधिकारों पर लगने वाली पाबंदियों के प्रति हमेशा चौकस रहें। एक आखिरी विचार जो इस पूरी बातचीत से मेरे मन में आ रहा है, वो ये है जी कि जब हम ये मान रहे हैं कि अधिकार स्थिर नहीं है, वो विकसित होते हैं, समय के साथ नए दावे सामने आते हैं, जैसे हमने पर्यावरण अधिकारों की बात की या आजकल डिजिटल प्राइवेसी की बात हो रही है, तो सवाल ये उठता है कि समाज ये कैसे तय करेगा कि कौन से नए दावे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में, इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, मुझे लगता है इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत अहम है।